टीडीएस चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हर एग्जाम्स में। तो टीडीएस चैप्टर को हम लोग का टारगेट है 45 मिनट से 1 घंटे में पैक करने का। स्टार्ट करते हैं। टीडीएस सेक्शन वाइज चलेंगे। आप सबको पता है टीडीएस की महिमा कि स्पेसिफाइड पे को कोई स्पेसिफाइड पेमेंट करता है तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रेट है। उन स्पेसिफाइड रेट से टीडीएस काट के वो गवर्नमेंट को जमा करता है। इसलिए पेयर को एक नंबर लेना पड़ता है TDCAN, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये लेना पेयर के लिए मैंडेटरी है। ये 10 डिजिट कोड है और यदि ये कोड पेयर गलत कोड करता है तो उसको ऊपर 10,000 की पेनल्टी है। 10,000 पेनल्टी पर डिफॉल्ट। ये टीडीएस आपको इन जनरल अगले महीने की 7 तारीख को जमा करना है। टीडीएस काटने वाले पेयर क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं। अप्रैल मई जून का रिटर्न 15 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर का रिटर्न 15 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रिटर्न 15 जनवरी को और जनवरी फरवरी मार्च का रिटर्न 15 मई को। ये जो टीडीएस भरने की तारीख है वो नॉर्मली होती है अगले महीने की 7 तारीख, लेकिन मार्च महीने का टीडीएस 30 अप्रैल को भरा जाता है। यदि कोई बंदा टीडीएस भरना भूल जाए, टीडीएस काटना भूल गया तो उसको पर 1% इंटरेस्ट पर मंथ लगेगा, प्लस जितना अमाउंट का टैक्स इन एरियर रह गया उतने अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। और वो एक्सपेंडिचर यदि उसने रेसिडेंट को दिया है तो 30% डिज अलाउड और यदि नॉन रेसिडेंट को दिया है तो 100% डिज अलाउड। यदि टीडीएस आपने काट लिया और जमा नहीं किया तो भैया इंटरेस्ट की रेट 1% पर मंथ की जगह 1.5% पर मंथ हो जाएगी। टीडीएस आप जितना भी काटते हो इसलिए आप रिटर्न भरते हो, वो रिटर्न को डिपार्टमेंट प्रोसेस करके पेई को 26 AS दे देता है और पेई वहां से देख लेता है कि मेरा कितना टीडीएस कटा है। 26 AS फॉर्म विच इज वेरी पॉपुलर। और टीडीएस में टीडीएस सर्टिफिकेट पॉलिसी अभी भी कंटिन्यूड है। आप अपने पेयर को बोल सकते हो सर मुझे टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दे देगा। और एक एक करके सेक्शन उठाते हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 192। इसमें दिया हुआ है टीडीएस ऑन सैलरी। कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को एग्जेम्प्टेड सीलिंग यानी 2.5 लाख, 3 लाख फॉर सीनियर सिटीजन, 5 लाख फॉर वेरी सीनियर सिटीजन से ऊपर का पेमेंट करेगा ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी तो फिर भैया वो टीडीएस काटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब जितना पेमेंट करेगा उस हिसाब से टीडीएस काट लेगा। प्रोपोर्शनेट वर्ड लॉ ने नहीं यूज किया, मतलब एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेटली टीडीएस नहीं काटना, बट पूरे साल में मिला के उतना टीडीएस काट लेना है। टीडीएस काटते समय एम्प्लॉयर आपसे आपके डिडक्शंस के बारे में पूछ लेगा कि भैया आपका कोई डिडक्शंस मिलता है तो बता दीजिए, क्योंकि वो टीडीएस काटने वाला है स्लैब रेट से। इसलिए आपका जो भी डिडक्शंस है वो कंसिडर करेगा और आपके हाउस प्रॉपर्टी का लॉस वो कंसिडर करेगा, अदर लॉस कंसिडर नहीं करेगा। आप अपनी बात की इनकम की डिटेल अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे, यदि बताएंगे तो एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करेगा, एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा नहीं। आपको बताना है आप बता दीजिए, एम्प्लॉयर उसको भी कंसिडर करके उसके टीडीएस को भी कंसिडर करके आपका फाइनली जितना टैक्स बचता है उतना गवर्नमेंट को हेल्थ एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज के साथ दे देगा। तो एप्लीकेबल टू एनी एम्प्लॉयर, पे एनी एम्प्लॉय, एग्जेम्प्टेड सीलिंग 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, रेट स्लैब रेट, टाइम एट द टाइम ऑफ पेमेंट, सरचार्ज सेस एप्लीकेबल। ठीक है, इसमें आगे बात करते हैं। नहीं 15G15H यहाँ पे नहीं होता और फॉर्म 13 एप्लीकेबल होता है। 193 में इसमें एक इसॉप की बात है, मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा वो वहां पे आपको दूंगा। 193 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात है। यदि आपकी कोई सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में है तब तो उस पर टीडीएस कटे जाएंगे। वो सिक्योरिटीज जो डीमैट फॉर्म में नहीं है वो 193 में आती है। इसमें कोई भी पेयर किसी भी रेसिडेंट पेई को 5,000 से ऊपर का इंटरेस्ट देगा तो उस इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस काटेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग पार्टी विच इज अर्ली। यदि आपका इंटरेस्ट 22,000 है तो पूरे 22,000 पे 10% टीडीएस कटेगा, न कि 17,000। बात क्लियर? हेल्थ एजुकेशन से यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। जब पेई रेसिडेंट होगा ना तब हेल्थ एजुकेशन से अप्लाई नहीं होता एक्सेप्ट सैलरी। 194, 192 हो गया, 3 हो गया, 4 में आ गया टीडीएस ऑन डिविडेंड। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी किसी भी रेसिडेंट शेयर होल्डर को
डिविडेंड का पेमेंट करेगी इन एक्सेस ऑफ ₹5,000 तो 10% TDS काटेगी एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग पार्टी विच एवर इज अर्निंग। 15G 15H 194 पे एप्लीकेबल है। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो कोई भी पेयर अदर देन छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ, छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब वो इंडिविजुअल वो एचयूएफ जिनका लास्ट ईयर ग्रॉस रिसीट 50 लाख से एक्सीड नहीं किया, लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं किया, ऐसे छोटे मोटे इंडिविजुअल, मतलब छोटे मोटे वर्ड को दिल पे मत ले लेना, हाँ, कोई भी पेयर, एनी पेयर अदर देन छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ किसी रेसिडेंट पे को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 और 40,000, इन एक्सेस ऑफ ₹40,000 और 5,000, 40 कब 5 कब, यदि बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है तो सीलिंग विल बी 40,000 और मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं या आप मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 5,000 रुपया। बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस यदि पेयर ऑफ इंटरेस्ट है देन द एग्जम्प्टेड सीलिंग विल बी 40,000, अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी, एग्जम्प्टेड सीलिंग विल बी 5,000। तो 40,000 या 5,000 से ऊपर का इंटरेस्ट पे किया तो टीडीएस कटेगा एट द रेट 10% एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग पार्टी विच एवर इज अर्लियर। सेस का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पेई रेसिडेंट है। अगला आ गया 194B, टीडीएस ऑन लॉटरी, कैजुअल इनकम, कौन बनेगा करोड़पति, टीवी गेम शोज, मतलब क्रॉसवर्ड पजल, बेटिंग, गैम्बलिंग, टीम 11, ये सब 194B के दायरे में आते हैं। तो किसी भी कैजुअल इनकम के लिए कोई भी पेयर किसी भी पेई को 10,000 से ऊपर का पेमेंट करेगा तो 30% टीडीएस काटेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। सरचार्ज एंड सेस एप्लीकेबल होगा यदि पेई नॉन रेसिडेंट है। पेई रेसिडेंट है तो टीडीएस रेट 30%, पेई नॉन रेसिडेंट है तो टीडीएस रेट विल बी 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। क्लियर? 194BB इसी का जुड़वा भाई है। इसमें हम लोग ने बोला टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। यदि विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस लिए कोई भी पेयर किसी भी पे को 10,000 से ऊपर का पेमेंट करेगा तो टीडीएस 30% की रेट से काटेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। सरचार्ज एंड सेस का नियम वही है कि यदि पेई रेसिडेंट है तो नो सरचार्ज सेस और पेई नॉन रेसिडेंट है तो सरचार्ज एंड सेस एप्लीकेबल होगा। 194C, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन नेचर ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट या केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट या ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट या प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी पेयर अदर देन छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ, आई रिमाइंड छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब जब मैं एनी स्टार लिखता हूं मतलब एनी अदर देन छोटे मोटे एचयूएफ। तो छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ के अंदर था, ग्रॉस रिसीट 50 लाख के अंदर थी, उनको छोड़ के बाद बाकी कोई भी पेयर किसी भी रेसिडेंट पेई को 30,000 पर बिल या 1 लाख पर एनम से एक्सीड करके पेमेंट करेगा तो वो 2% या 1% की रेट से टीडीएस काटेगा। 1% if the payee is individual or HUF and 2% if the payee is other than individual and HUF. सरचार्ज सेस नहीं लगेगा। TDS will be deducted at the time of making payment of crediting party whichever is earlier. ध्यान रखना पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट पे TDS नहीं कटेगा। ध्यान रखना GST अमाउंट पे TDS नहीं कटेगा। वापस से बोलते हैं पेयर मतलब एनी स्टार एनी अदर देन छोटे मोटे इंडिविजुअल HUF, पेई रेसिडेंट पेई एग्जेम्प्टेड सीलिंग 30,000 पर बिल, 1 lakh per annum and rate 1% for individual HUF pay, 2% for other pay. Payment at the time of making payment of crediting party whichever is earlier. Surcharge says not applicable. पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस नहीं करता, सेल कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस नहीं करता। यदि आप मुझे अपना सामान देंगे मैं उसमें प्रोसेस करके आपको दूंगा, इट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस। आप मुझे बोलेंगे वहां से सामान खरीद के हमको ला के प्रोसेस करके दीजिए, मैं वहां से लाया प्रोसेस किया आपको दिया, सब्जेक्ट टू टीडीएस। आप बोले कहीं से भी सामान ला के प्रोसेस करके मुझे दीजिए, तो भैया अब ये सेल हो गया, अब इस पे टीडीएस नहीं कटेगा।
ट्रांसपोर्ट में यदि ट्रांसपोर्टर के पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ऐसे ट्रांसपोर्टर का प्लीज आप टीडीएस मत काटिए। 194D इंश्योरेंस कमीशन पे टीडीएस। यदि कोई भी पेयर अदर देन कोई भी पेयर किसी रेसिडेंट पेई को इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट करेगा 15,000 से ज्यादा, तो वो 5% की रेट से टीडीएस काटेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग पार्टी विच एवर इज अर्लियर सच एज इज नॉट एप्लीकेबल। जितने भी कमीशन है एक ही रेट है 15,000 एग्जेम्प्टेड से लेकिन 5% टीडीएस। 194DA डेथ पे क्लेम। यदि कोई भी पेयर किसी रेसिडेंट पेई को लाइफ इंश्योरेंस क्लेम देगा, नॉट डेथ वाला नहीं, क्योंकि डेथ पे लाइफ इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, तो फिर टीडीएस इस बात का। तो कोई भी पेयर किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे टैक्सेबल वाला क्लेम देगा और वो टैक्सेबल अमाउंट इंक्लूडिंग बोनस यदि 1 लाख से ज्यादा है तो 5% की रेट से टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग पार्टी विच एवर इज अर्निंग। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। कोई भी पेयर, ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाले ही होंगे, पेई कोई भी रेसिडेंट पेई, कौन सा वाला पेमेंट? वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैच्योर हुई है और मैच्योर पे आपको टैक्सेबल अमाउंट मिला है, तो उस टैक्सेबल अमाउंट यदि 1 लाख या उससे ज्यादा है तो उसको पर 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। अब बात आ रही है टैक्सेबल अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन सा होता है। तो भैया देखो, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी तो वो टैक्सेबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, या फिर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका प्रीमियम 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है, या हैंडीकैप के केस में 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है, प्रीमियम ज्यादा है, और यदि 1/4/12 के पहले की पॉलिसी है और प्रीमियम 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है, तो भैया ये सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी पे, नॉट डेथ पे, मैच्योरिटी पे टैक्सेबल होगी। ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में टैक्सेबल अमाउंट लाख या उससे ज्यादा हो, 1 लाख और मोर, तो फिर आपका 5% की रेट से टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पी और सी विच एवर इज अर्निंग सच एज इज नॉट एप्लीकेबल। 194E नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर। पहले स्पोर्ट्समैन की बात करें। यदि कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन इंडिया में गेम से, मॉडलिंग से या आर्टिकल लिख के कोई इनकम कमाया, तो उस इनकम पे पेयर 20% की रेट से टीडीएस काटेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। यदि 1,000 रुपया भी देगा तो 20% टीडीएस काटेगा, और इस अमाउंट पे सरचार्ज सेस कंसिडर होंगे। सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, सेस तो ऑलवेज 4%, मतलब 20% तो कभी होगा ही नहीं, 20.8 होगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, अब आते हैं एंटरटेनर में। नॉन रेसिडेंट या फॉरेन नेशनल एंटरटेनर है, उसने इंडिया में आके एंटरटेनमेंट करके पैसे कमाए हैं, तो उस पैसे में कुछ भी अमाउंट हो 20.8 या उस सरचार्ज जोड़ के टीडीएस कटेगा। अब आते हैं नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन में। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने गेम से कोई पैसे कमाए हैं, तो उसके ऊपर कोई भी अमाउंट हो 20% प्लस सरचार्ज प्लस टीडीएस कटेगा। यानी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को 3 चीजें अलाउड है, गेम, मॉडलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर्टिकल, लेकिन एंटरटेनर को सिर्फ एंटरटेनमेंट और एसोसिएशन को सिर्फ गेम अलाउड है। ध्यान रखना, यदि वो इंडिविजुअल है, स्पोर्ट्समैन तो इंडिविजुअल होगा, एंटरटेनर तो इंडिविजुअल होगा, यदि वो इंडिविजुअल है तो वो नॉन रेसिडेंट भी होना चाहिए, फॉरेन नेशनल भी होना चाहिए, फॉरेन का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात दोबारा बोलते हैं, एप्लीकेबल टू ऑल any payer pay non-resident sportsman, sports association या entertainer, amount exempted से ले nil, rate 20% plus surcharge plus cess तो applicable, time at the time of making payment और crediting party whichever is earlier। 194G लॉटरी कमीशन है तो 15,000 और 5%। कोई भी पेयर किसी भी रेसिडेंट पेई को 15,000 से ऊपर का
लॉटरी कमीशन पे करेगा तो 5% की रेट से टीडीएस काटेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिट इन पार्टी विच एवर इज अर्लियर सच एज इज नॉट एप्लीकेबल। 194H अदर कमीशन ब्रोकरेज कमीशन है तो 15,000 5,000। एनी पेयर अदर देन छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ किसी रेसिडेंट पे को किसी भी नेचर का कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे करेंगे। इट में भी जूट की दलाली, इट में भी आयरन स्टील की दलाली, इट में भी शादियों की दलाली, कोई भी दलाली भाई, लेकिन शेयर मार्केट को छोड़ के और अंडर राइटिंग कमीशन को छोड़ के कोई भी तरह की कमीशन पेमेंट करेगा तो 15,000 से ऊपर का पेमेंट हुआ तो 5% टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिट इन पार्टी विच एवर इज अर्लियर सच एज इज अ पे रेसिडेंट है तो सच एज इज तो एप्लीकेबल हो जाएगी। आगे की बात करें तो यदि आप कोई सिम कार्ड का काम करते हो, मतलब आपकी कंपनी सिम कार्ड देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और ये सिम कार्ड सपोज 50 रुपए में देती है, वो उसको 70 में बेच सकते हैं और यदि सिम कार्ड सेल नहीं हुआ तो वापस रिफंडेबल। तो ये जो 20 रुपए है इसको मार्जिन बोलेंगे या कमीशन बोलेंगे? तो हमारा 194H बोलता है ये तो कमीशन है, इस कमीशन पे भी टीडीएस कटेगा। 194I टीडीएस ऑन रेंट, रेंट में भी ऑफ लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सर। यदि इस तरह का रेंट कोई भी पेयर अदर देन छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ किसी रेसिडेंट पे को पेमेंट करेगा इन एक्सेस ऑफ 2,40,000 पर एनम तो टीडीएस काटेगा प्लांट एंड मशीनरी के रेंट पे 2% और किसी रेंट पे 10% की रेट से टाइम एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिट इन पार्टी विच एवर इज अर्लियर सच एज। अरे भाई जब पे रेसिडेंट है तो सच एज क्यों लगेगा? टू बी नोटेड ये वेयरहाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट पे भी ये सेक्शन अप्लाई होता है। ये जो डॉक्टर्स के चैम्बर होते हैं ना जिसमें पोजीशन नहीं देते, बस 3 घंटे के लिए देते हैं पार्ट टाइम लेट आउट, इस पे भी ये सेक्शन अप्लाई होता है। टू बी नोटेड यदि आपके दीवार की आउटर वॉल आपको लेट आउट की गई है तो वो एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो 194C से गवर्न होगा। लेकिन आपके घर की छत टेलीकॉम टावर के लिए लेट आउट हुई है तो वो 194I का मामला है, इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा। टीडीएस काटते समय जीएसटी अमाउंट कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। यदि आप किसी होटल की भी एनुअल बुकिंग करते हो और एक लम सम अमाउंट आप एनुअली देते हो या मंथली देते हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एनुअल है तो भैया दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू 194I। 194IA यदि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो और बायर जो है या इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदते हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है, या प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है, या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है तो बायर सेलर का 1% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करेगा। ये बायर इसके लिए कोई टीडीसीए नंबर नहीं लेगा, ये ऐसे ही टीडीएस काट के गवर्नमेंट को अपने पेन से बेसिस पे जमा कर देगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कोई भी पेयर किसी भी रेसिडेंट पे को इमूवेबल प्रॉपर्टी के खरीदरी बिक्री पे 50 लाख या उससे ऊपर का कोई पेमेंट है तो उसमें टीडीएस कटेगा 1% एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिट इन पार्टी विच एवर इज अर्लियर। ध्यान रखना, सेस तो नहीं लगेगा, ध्यान रखना ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जब निकाल रहे ना 50 लाख या उससे ज्यादा, उस समय उस प्रॉपर्टी की कार पार्किंग, प्रॉपर्टी का वो जो इलेक्ट्रिसिटी या क्लब मेंबरशिप फी या एनुअल मेंटेनेंस फी, जो भी आप कंपलसरी पेमेंट कर रहे हो ना वो सब इंक्लूड करके हम कंसिडर करेंगे कि 50 लाख से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। 50 लाख होते ही टीडीएस कट जाएगा 1%। सर यदि 60 लाख का हुआ तो टीडीएस इतना काटना है, 60 लाख का 1%। 194IB यदि 194I में आप इसलिए कवर नहीं हुए क्योंकि आप छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ थे तो आपके लिए 194IB है, यानी 194IB उन इंडिविजुअल एचयूएफ पे लगता है जो 194I में कवर नहीं हुए।
यदि छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 लाख या 1 करोड़ या 50 लाख के अंदर है, वो किसी को 50,000 पर मंथ का रेंट देते हैं तो कोई टीडीएस नहीं है। लेकिन 50,000 पर मंथ से ज्यादा देते हैं तो वो 5% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करेंगे। पेयर छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ, पेई रेसिडेंट पेई, एग्जम्प्टेड सेलिंग 50,000 पर मंथ, रेट 5%, टाइम पीसी सेस नॉट एप्लीकेबल। 194 आईसी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, यदि कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ, जमीन हमारी कंस्ट्रक्शन तुम्हारा, तो ऐसे में जो कैश पेमेंट हुआ मतलब मॉनिटरी पेमेंट हुआ, तो इसमें नॉर्मली तो प्रॉपर्टी का ही पेमेंट हो जाता है कि 4 फ्लैट तुम्हारे, 40 फ्लैट तुम्हारे, 2 तल्ले तुम्हारे, 3 तल्ले तुम्हारे। लेकिन ये यदि काइंड में पेमेंट हो रहा है तब तो टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन पेमेंट इन मनी फॉर्म हुआ तो जितना भी मॉनिटरी पेमेंट हुआ, मनी फॉर्म में पेमेंट हुआ, उसके ऊपर 10% टीडीएस नहीं आएगा। एग्जम्प्टेड सेलिंग नहीं है। हाँ, एप्लीकेबल टू मतलब पेयर इज एनी पेयर मतलब प्रमोटर, पेई रेसिडेंट पेई, नेचर ऑफ पेमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी का जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो रहा है, यानी आप अपना डेवलपमेंट राइट सेल कर रहे हो, उसमें आपको कोई मॉनिटरी पेमेंट मिल रहा है। एग्जम्प्टेड सेलिंग निल, रेट 10% की रेट से टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ क्रेडिटिंग पार्टी whichever is earlier says not applicable। काइंड में जो पेमेंट हुआ उसके ऊपर टीडीएस नहीं है। जो कैश में पेमेंट हुआ, मनी में पेमेंट हुआ, बैंक में पेमेंट हुआ, अकाउंट पे चेक से पेमेंट हुआ, उन पेमेंट के ऊपर टीडीएस है। 194 जे पेमेंट फॉर प्रोफेशनल फी, टेक्निकल फीस, कॉल सेंटर, रॉयल्टी या 28(5) सेक्शन वाला पेमेंट या डायरेक्टर फी। इस तरीके का पेमेंट कोई भी पेयर अदर देन छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ किसी भी रेसिडेंट पेई को पेमेंट करेगा तो 30,000 पर एनम तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन उसके बाद टीडीएस कटेगा ईदर 2% और 10%। 2% का भी ध्यान रखना, 2% कॉल सेंटर के पेमेंट, रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफी के लिए और टेक्निकल फी। फिर से बोलता हूं, 2% फॉर कॉल सेंटर, 2% फॉर रॉयल्टी फॉर सिनेमा, रॉयल्टी फॉर सिनेमा। जैसे रॉयल्टी तो मुझे भी मिलती है किताबों के लिए, उसमें 10% किताब टैक्स लगता है। रॉयल्टी तो पेटेंट के लिए भी मिलती है, उसमें 10% टीडीएस होता है। रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफी एंड टेक्निकल फी, इन पे 2%। बात ये प्रोफेशनल फी 28(5) का पेमेंट, डायरेक्टर फीस, इन सब पे 10%, अदर रॉयल्टी पे 10%। अच्छा, ये 28(5) का पेमेंट क्या है? तो यदि कोई कॉम्पेंसेशन फॉर नॉट टू डू सर्टेन बिजनेस एक्टिविटी, नॉट टू शेयर नो हाउ, ऐसा कोई कॉम्पेंसेशन मिले तो हम लोग उसको बोलेंगे 28(5) का पेमेंट। वापस से बोलते हैं, एप्लीकेबल टू ऑल other than छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ, पेई मस्ट बी द रेसिडेंट पेई। एग्जम्प्टेड सेलिंग, डायरेक्टर फीस पे कोई एग्जम्प्टेड सेलिंग नहीं है। बात ये सब में एग्जम्प्टेड सेलिंग है 30,000 पर एनम, रेट 10% और 2%, टाइम पेमेंट और क्रेडिट इन पार्टी whichever is earlier, सरचार्ज सेज नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद बात है 194 जे के बाद 194 के। वाह, आपको पता था क्या आने वाला है। 194 के में बोला हुआ है कि म्यूचुअल फंड की इनकम पे, म्यूचुअल फंड की यूनिट से जो आपको इनकम मिलता है, जैसे शेयर से आपको डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड की यूनिट से जो आपको इनकम मिलती है, उस इनकम पे 5,000 से ऊपर की इनकम हुई तो 10% टीडीएस कटेगा। हु इज द पेयर? म्यूचुअल फंड। हु इज द पेई? रेसिडेंट पेई। व्हाट इज द एग्जम्प्टेड सेलिंग? 5,000, रेट ऑफ टीडीएस 10%, टाइम पेमेंट ऑफ क्रेडिट इन whichever is applicable, 15G 50 whichever is earlier, 15G 15H applicable। 194 LA TDS on payment for compulsory acquisition। ठीक है, यदि कोई प्रॉपर्टी आपकी कंपल्सरीली एक्वायर हो जाए और उसमें 2.5 लाख से ऊपर का आपको पेमेंट मिले तो उस पेमेंट पे 10% टीडीएस कटेगा। पेमेंट कौन करेगा? वही गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की बॉडी, यानी कोई भी पेयर हो। पेई रेसिडेंट पेई, एग्जम्प्टेड सेलिंग 2.5 लाख, रेट 10%, टाइम पेमेंट ऑफ रेट नहीं, टाइम से पेमेंट, टाइम पेमेंट, सरचार्ज सेज नॉट एप्लीकेबल। 194 M, आपको ध्यान है 194 J में छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ को हटा दिया, 194 C में छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ को हटा दिया। वो छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ जो मोटा मोटा है तो छोटा लेकिन पेमेंट कर रहा है मोटा, तो भैया ये बोलेगा 194 M। मिथ ये कैसे हुआ?
छोटा आदमी बड़ा पेमेंट कैसे कर दिया, तो टीडीएस कट जाएगा। तो कोई भी इंडिविजुअल हु इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194C और 194J, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट का, किसी प्रोफेशनल फी का, टेक्निकल फीस का, 28(5)(a) का, या रॉयल्टी का, या डायरेक्टर फी का साल में 50 लाख से ऊपर का पेमेंट एक पार्टी को किया, तो लॉ बोलेगा भैया टीडीएस काट दो। ठीक है, 5% की रेट से आप टीडीएस काट देना उस पर। टाइम, पेमेंट, पीसी और सेस नॉट एप्लीकेबल। फिर से बोलते हैं, हु इज द पेयर, एनी पेयर, एनी नहीं, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ whose last year turnover is less than 1 crore और gross receipt less than 50 lakh, ये पेयर है, ये पेयर है। पे रेसिडेंट पे, एग्जम्प्टेड सेलिंग 50 लाख, रेट 5%, टाइम पीसी, सेस नॉट एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फी, टेक्निकल फीस, 28(5)(a), डायरेक्टर फीस, रॉयल्टी। ये पेमेंट हुआ तो ये सेक्शंस तैयार हो जाएगा। 194N में आते हैं। 194N बोल रहा है कि यदि आप बैंक है या पोस्ट ऑफिस है और आपके यहां से 1 करोड़ से ऊपर का एक अकाउंट, एक पार्टी आपके, एक पार्टी के हो सकते 4-5 अकाउंट हो, चारों पांचों मिला के, यदि आपके बैंक से एक पार्टी साल में 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉवल करेगा, तो 1 करोड़ के बाद जितना कैश विड्रॉवल होगा उसके ऊपर 2% टीडीएस कटेगा। यानी 1 करोड़ 10 लाख का विड्रॉवल हुआ तो 10 लाख पे 2% टीडीएस कटेगा। तो पेयर यहां पे हुआ बैंक, पे हुआ कोई भी पे, रेसिडेंट पे, एग्जम्प्टेड सेलिंग हुआ 1 करोड़ तक तो नो टीडीएस, लेकिन उसके बाद 2% टीडीएस ऑन एक्सेस ऑफ 1 CR। रेट तो बता दिया, टाइम एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल एंड सेस सरचार्ज सेस नॉट एप्लीकेबल। लेकिन यदि वो बंदा पिछले 3 साल में तीन में से तीनों साल यदि रिटर्न नहीं भरा, तो भैया लॉ बोलता है इसका टीडीएस थोड़ा अलग तरीके से काटेंगे। इसका 20 लाख के ऊपर होते ही 2% टीडीएस और 1 करोड़ के ऊपर होते ही 5% टीडीएस। मतलब यदि ये बंदा 1 करोड़ 10 लाख अलग अलग डेट में विड्रॉ किया, तो हम लोग बोलेंगे 20 लाख तक तो जीरो नो टीडीएस, 20 लाख से 1 करोड़, इस 80 लाख पे 2%, 80 लाख के बाद 10 लाख पे 5%, मतलब 80 लाख पे 2% 1,60,000 और 10 लाख पे 5% 50,000, सब मिला के 2,10,000 का टीडीएस तड़े आएगा यदि इसने 1 करोड़ 10 लाख का विड्रॉ किया तो। 194O इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, लास्ट वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा ध्यान देना पड़ता है आपको। 194O इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के यहां कोई रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना माल बेच रहा है, तो लॉ बोलता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट का आप टीडीएस काटिए @1%। आपके यहां से इसका जितना माल बिके उस सेल प्रोसीड पे आप 1% टीडीएस काटिए। एग्जम्प्टेड सेलिंग कुछ नहीं है। यदि इस आपके प्लेटफॉर्म पे इसका 5,000 का भी माल बिके ना, तो 5,000 पे 1% टीडीएस काट दिए, पूरी सेल प्रोसीड पे 1% टीडीएस काट दीजिए, जीएसटी छोड़ते। लेकिन यदि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो 5 लाख तक माफ कर दीजिए। 5 लाख तक का उसका सेल प्रोसीड है, नो टीडीएस। 5 लाख से ऊपर हो गया, 6 लाख का हो गया, पूरे 6 लाख पे 1% टीडीएस काट दिया, ये पूरे 6 लाख पे 1% टीडीएस कटेगा। तो हु इज द पेयर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट। एग्जम्प्टेड सेलिंग सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को 5 लाख तक की एग्जम्पशन है और किसी को कुछ भी नहीं है। कंपनी का, फर्म का तो 1000 का भी माल बिकेगा, टीडीएस तड़े आएगा। रेट 1% टीडीएस और टाइम है, अच्छा 1% ऑन इन एक्सेस ऑफ 5 लाख। इंडिविजुअल एचयूएफ में नहीं, वापस बोलता हूं, इंडिविजुअल एचयूएफ में 1%, 5 लाख तक है तो 0, 5 लाख से ऊपर है तो पूरे अमाउंट पे। अभी तो बोला 6 लाख हुआ तो 6 लाख पे 1% टीडीएस, और बात बाकी कोई है तो एग्जम्प्टेड सेलिंग ही नहीं है, जो भी अमाउंट विड्रॉ हो, जो भी अमाउंट की सेल हो, सब पे 1% टीडीएस। टाइम, पेमेंट ऑफ क्रेडिट इन पार्टी विच एवर इज अर्लियर सच एज सेज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, 1% ऑन एंटायर अमाउंट। ठीक है, एंटायर अमाउंट, ओ एंटायर अमाउंट, कोई कट नहीं है पूरे अमाउंट पे। हाँ, यदि मतलब या तो टीडीएस कटेगा या फिर नहीं कटेगा,
तुम इंडिविजुअल है, तुम्हारा 5 लाख तक का सेल है तो नो टीडीएस, और 6 लाख का हुआ तो पूरे 6 लाख पे 1%। 194P पवित्र सेक्शन ये बोल रहा है कि एक 75 साल का या उससे ऊपर का बुजुर्ग आदमी है, वो बैंक में झुकी हुई कमर लेके पेंशन लेने जाता है। उस पेंशन से वो बेचारा पेंशन लेने जा रहा है, उस बैंक में उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इनकम और कोई इनकम है ही नहीं। वो 75 साल का आदमी कहाँ रिटर्न भरने जाएगा? रिटर्न क्या भरेगा? तो बैंक को गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिया कि यदि ये पेई यानी ये पेंशनर आपको डायरेक्शन दे तो इसकी पेंशन अमाउंट और इसके इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को जोड़ के जितना इसका टैक्स लायबिलिटी होता है एज पर स्लैब रेट, उतना टीडीएस विद सरचार्ज से जोड़ जाड़ के डिडक्शंस रिबेट घटा धुटू के जितना टैक्स होता है इसका पूरा टैक्स आप जमा कर दीजिए, ताकि इस बंदे को रिटर्न फाइलिंग के झमेले से आराम मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो हु विल डिडक्ट टीडीएस? बैंक। कौन सी बैंक? जो इस बंदे को पेंशन देती है। पेई कौन? 75 ईयर्स या उससे ऊपर का रेसिडेंट बंदा जिसकी सिर्फ इसी बैंक से इनकम आती है, इसी बैंक से पेंशन और इसी बैंक से इंटरेस्ट, और कहीं से कुछ नहीं आता, और कहीं से कुछ नहीं आता। ये पेई बैंक को डायरेक्शंस दे रहा है कि आप मेरा पूरे पे टीडीएस काट लीजिए, तो बैंक 194P को एक्टिवेट करेगा और फिर पूरे अमाउंट पे डिडक्शंस माइनस करके, मतलब डिडक्शंस जो भी उसका ITC वाला होता है वो डिडक्शंस माइनस करके उसका स्लैब रेट से टीडीएस काट लेगा, सरचार्ज से जोड़ जाड़ते। एटीपी के बाद आते हैं, एटीपी पेंशन से एटीपी आ जाएगा। 194Q बोल रहा है कि यदि आप परचेजर हैं और आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 CR से ज्यादा है, अभी आप किसी एक पार्टी से पूरे साल का मिला के एग्रीगेट 50 लाख से ऊपर का परचेज किए हैं, तो इस परचेज पे जितना 50 लाख से ऊपर का परचेज है उस अमाउंट पे आपको 0.1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख आपको टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग पार्टी विच एवर इज। पेयर कौन है? परचेजर जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है। पेई कौन है? रेसिडेंट पेई। एग्जम्प्टेड सेलिंग क्या है? 50 लाख। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? 0.1% टीडीएस है, वो भी यदि अमाउंट 50 लाख को जितना एक्सीड कर रहा उस पे, और टाइम है पेमेंट ऑफ क्रेडिट इन पार्टी विच एवर इज अर्लियर सेज नॉट एप्लीकेबल। एक ऐसा सिमिलर सेक्शन आप टीसीएस में करेंगे 206C1H। यदि 206C1H और 194Q दोनों आ जाए तो 194Q विल डोमिनेट, ये सेक्शन अप्लाई होगा, वो टीसीएस वाला सेक्शन उड़ जाएगा। 206CCA एक खास सेक्शन है, ध्यान देना। ये सेक्शन इस साल आया, इस साल तो क्या आया बस इन दिनों में आया। ये सेक्शन बोल रहा है कि कोई भी बंदा जब किसी को पेमेंट करता है और उस पेमेंट पे टीडीएस लगता है, और जो पेई है उसने पिछले 3 साल से आईटी रिटर्न नहीं भरा, तीनों साल आईटी रिटर्न नहीं भरा, और उस बंदे का टीडीएस टीसीएस 50,000 से ज्यादा है, तो फिर ऐसा बंदा बड़ा सस्पिशियस है यार, तेरा 50,000 से ऊपर का टीडीएस या टीसीएस मिला के है और तू रिटर्न नहीं भरता, क्यों? तेरे को रिफंड नहीं चाहिए 50,000 का? यदि भैया या तो तेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं है या फिर टैक्स लायबिलिटी है। टैक्स लायबिलिटी है तो तू रिटर्न क्यों नहीं भरता? हाँ, और टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो तू अपना रिफंड क्यों नहीं लेता? तेरा तो टीडीएस टीसीएस कटा हुआ है, तो तेरा 50,000 से ज्यादा का टीडीएस टीसीएस है, फिर भी तू रिटर्न नहीं भर रहा है। 1 साल नहीं, पिछले 3 साल से तू रिटर्न नहीं भर रहा है, तो एक काम करो, इस बंदे का थोड़ा टीडीएस रेट बढ़ा दो। इसका जो नॉर्मल रेट होता है उससे डबल रेट से टीडीएस काटो, डबल रेट और 5% विच एवर इज हायर, उस रेट से टीडीएस इसका काटो। ये सेक्शन सुनने में आसान है लेकिन ऑपरेट करने में बहुत डिफिकल्ट है। यानी सपोज हमारी कंपनी में जो पेई है उन सब का अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्या इसने पिछले 3 साल से रिटर्न भरा है कि नहीं भरा है। यदि भरा है तो नॉर्मल रेट से टीडीएस, और पिछले 3 साल से रिटर्न नहीं भरा तो हम उसको बोलेंगे भैया तुम्हारा 26 शेयर्स देखना पड़ेगा,
अब यदि इसका 26 AS ये बता रहा है कि इसका TDS TCS 50,000 से ज्यादा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, कि पिछले 3 साल से रिटर्न नहीं भरा और इसका 50,000 से ज्यादा TDS TCS है, तब हम इसका TDS काटेंगे नॉर्मल रेट नहीं डबल रेट से। एक बार देख लेते हैं, a higher rate of TDS TCS shall be applicable in case of specified persons collectee has not filed the return for मैंने 3 साल बोला, माई मिस्टेक, 2 साल है। collectee has not filed the return for 2 years and where the agreed rate amount of TDS TCS exceeds 50,000, तो फिर इसका TDS हो जाएगा नॉर्मल रेट नहीं ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ 5% whichever is higher। यही TDS में भी है, यही TCS में भी है। इसका नॉर्मल रेट से डबल रेट से TDS कटेगा। इस छोटी सी नोटिस के साथ हमारा TDS चैप्टर 192A और 194R 2 सेक्शन और सुन लो। 192A बोल रहा है कि यदि आप प्रोविडेंट फंड के ट्रस्टी है और आप किसी पेई को किसी भी पेई को 50,000 से ऊपर का टैक्सेबल अमाउंट देते हो, टैक्सेबल अमाउंट इज 50,000 और मोर, तो फिर उस बंदे का आप 10% की रेट से TDS काटिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। प्रोविडेंट फंड वाले किसी पेई को पेमेंट कर रहे हैं और जिसका पेमेंट नॉर्मली प्रोविडेंट फंड से जब लमसम मिलता है तो एग्जाम्प्ट ही होता है, लेकिन यदि वो प्रोविडेंट फंड का लमसम अमाउंट टैक्सेबल है और वो टैक्सेबल अमाउंट आपको पता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, सैलरी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल, तो आपको टैक्सेबल पार्ट देना है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये वाला पार्ट यदि 50,000 से ज्यादा है तो आपको TDS काटना है एट द रेट 10%। 10%। ये क्या था 192A। अब आ गया 194R। 194R ये कहता है कि यदि आपको कोई बिजनेस परक्विजिट मिलती है 20,000 से ऊपर, कोई भी पेयर किसी भी रेसिडेंट पेई को 20,000 से ऊपर की बिजनेस परक्विजिट देता है इन कैश और इन काइंड, तो उसको पर वो एक नॉर्मल रेट से, क्या रेट है, शायद 10% रेट से TDS काटेगा। हु इज द पेयर? एनी पेयर हु इज द पे रेसिडेंट पे एग्जेम्प्टेड सेलिंग 20,000। नेचर ऑफ पेमेंट इज बिजनेस परक्विजिट। बिजनेस परक्विजिट मतलब हो सकता है कोई टीवी दे दिया, हो सकता है रेफ्रिजरेटर दे दिया, हो सकता है फॉरेन की ट्रिप का टिकट दे दिया, हो सकता है इंडिया की ट्रिप का टिकट दे दिया, मतलब बिजनेस से रिलेटेड परक्विजिट मिला है जिसकी मार्केट वैल्यू 20,000 या उससे ज्यादा है, तो 20,000 से ज्यादा होते ही TDS कटेगा एट द रेट 10%। ठीक है, सच एज इज नॉट एप्लीकेबल। इस छोटी सी नोटिंग के साथ आपका टॉपिक फिनिश हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि TDS टॉपिक हमने सिर्फ 38 मिनट्स में कर लिया।